Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो उसी सिलसिले में कूलम्स लॉ के ऊपर आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम इन टर्म्स को कवर करेंगे। अच्छा, याद रखिए, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फिर इसकी आप लोगों को समझ नहीं आने वाली, तो लिहाजा पहले आप उस पहले वाले लेक्चर को देखें, उसके बाद इन टर्म्स की आप लोगों को समझ आएगी। अच्छा, पहला यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ टर्म, वो है परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पर हेडिंग लगा लें परमिटिविटी का। अच्छा बेटा, परमिटिविटी का मतलब है टू परमिट, किसी चीज़ को अलाउ करना। तो यहाँ पर चूँकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टू परमिट से मतलब ये होगा कि किसी मीडियम की ऐसी एबिलिटी कि वो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है। अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ तो इसका सिंपल ये मतलब बनता है कि मीडियम की ऐसी एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करे, कम करे, इफेक्ट करे, तो ऐसी एबिलिटी को बेटा हम कहते हैं परमिटिविटी। तो यहाँ पर लेके द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम टू रिड्यूस कूलम्स फोर्स, किसी मीडियम की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से कूलम फोर्स में डिक्रीज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। अच्छा, इस परमिटिविटी के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है एप्सिलॉन। अच्छा, ज़्यादातर आप लोगों से एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है। तो इसको मालूम करने के लिए बेटा आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने के के लिए इक्वेशन डिराइव किया था। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि इस इक्वेशन को डिराइव करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम के की यूनिट को जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? के की यूनिट को जानना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पर हमारे पास जो के के लिए जो यूनिट आया था वो हमारे पास था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप आप लोगों को याद होगा। अच्छा, साथ ही साथ के के लिए मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन लिखवाया था, दैट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ज़रा ध्यान से देखें, तो के का हमारे पास यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, और के असल में बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ज़रा देखिए, 1 का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसी तरह से 4 पाई का भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। तो के का जो यूनिट बन रहा है असल में ये एप्सिलॉन की वजह से बन रहा है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो के और एप्सिलॉन का हमारे पास कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने एप्सिलॉन का यूनिट निकालना हो तो वो असल में के की यूनिट का बिल्कुल उल्टा होगा। किस तरह से उल्टा होगा? तो ज़रा देखिए, अगर के के लिए यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है तो यहाँ इस न्यूटन को -1 करें इसका पावर, यहाँ पर ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसका यूनिट बन जाएगा, अगर मैं इस तरह से लिखूँ न्यूटन -1, उसको ज़रा देखिए, इसी तरह से मीटर -2 और कूलम +2, तो इसका तो असल में मतलब ये बनना चाहिए दैट कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, या हम यूँ भी लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास परमिटिविटी का यूनिट आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? तो अगर आप लोगों को याद हो के का डायमेंशन मैंने मालूम किया था, बिल्कुल उसको उल्टा करें, वहाँ पर जिस चीज़ की नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है उसको पॉजिटिव में एक्सप्रेस करें और जिसकी पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में एक्सप्रेस करें। लेकिन अगर आप लोगों को उसकी समझ नहीं आई है तो ज़रा देखिए, यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन को डिराइव करते हैं। यहाँ पर मैं एक सब हेडिंग लगा देता हूँ, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन मैंने लिखा परमिटिविटी के लिए। क्लियर? ओके। यूनिट क्या है? इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें। कूलम हमारे पास बराबर होता है एम्पेयर इनटू सेकंड और इसका होल स्क्वायर,
इसी तरह से न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका होल -1 और ये मीटर -2 बिल्कुल अपनी जगह पर। क्लियर। अच्छा, ये स्क्वायर ए के साथ भी है और एस के साथ भी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एस स्क्वायर। इसी तरह से ये -1 किलोग्राम के लिए अलग ले ले, मीटर के लिए अलग ले ले, और इसी तरह से -1 और सेकंड के ऊपर -2 है। सो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा क्या, हमारे पास सेकंड और इसका +2 आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर -2 बिल्कुल सेम इट इज़। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर भी सेकंड स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेकंड की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह से मीटर -1 और मीटर -2, तो ये हमारे पास मीटर -3 आ जाएगा। तो बेटा ज़रा तरतीब के साथ मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, किलोग्राम -1, अच्छा मीटर -3, सेकंड का 4 और इसी तरह से एम्पेयर का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, किलोग्राम चूंकि मास का यूनिट है, सो दिस इज m-1, यहाँ पर l-3 t⁴ एंड i⁴ 2। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन व्हिच इज कॉल्ड परमिटिविटी। क्लियर। जिसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट को। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बेटा याद रखिए, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू सबसे स्मॉल है। तो यहाँ पर लेके इट हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉल है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है अगर स्मॉलेस्ट है, तो बेटा याद रखिए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बराबर होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस इज कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2, ये इसका यूनिट आ गया। बात समझ में आ गई। जिसका यूनिट तो वही सेम है तो डायमेंशन भी हमारे पास वही सेम होगा। लेकिन इसके बाद जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ एप्सिलॉन आर, जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटिव परमिटिविटी को। ये रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हेडिंग लगा ले, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा बेटा याद रखिए, रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये असल में एक रेशो है। किस चीज़ के दरमियान में, तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करें तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर लेके द रेशो between permittivity of a medium and permittivity of vacuum। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जिसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं बेटा वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन आर। तो अगर इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं एप्सिलॉन के लिए इक्वेशन को निकालना चाहूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और ये इक्वेशन अभी हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अच्छा बेटा, एक बात आप लोगों ने लाजमी तौर पर नोट करनी है जो कि एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये हमारे पास कितनी हो सकती है। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है ऊपर जो मीडियम की परमिटिविटी है ये इससे ज़्यादा होगी।
तो बेटा याद रखिए, अगर हम किसी लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ज़रा दोबारा सुने, मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू फिर उससे ज़्यादा होगी। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये इससे कम है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा। तो एक बात आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है, MCQs के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, वो ये है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, अगर हम वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी को मालूम करते हैं तो फिर वहाँ पर एक स्पेशल केस है, वो 1 के बराबर आएगा। अदरवाइज अगर हम किसी और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को मालूम करना चाह रहे हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास। तो एक तो ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है। इसी तरह से जो मैंने डायमेंशंस और यूनिट समझाए वो भी काफ़ी ज़रूरी है। इस वैल्यू को आप लोगों ने याद रखना है MCQs के लिए, इस डायमेंशन को आप लोगों ने याद रखना है MCQs के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैं बात करने लगा हूँ वो एप्सिलॉन आर की यूनिट। हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम की यूनिट को देखा, फिर मैंने आप लोगों से कहा कि वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वही सेम यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? तो बेटा ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारे पास परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका जो यूनिट है वही सेम इसका भी यूनिट है। तो इन दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं बनेगा। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है, इट हैज़ नो यूनिट, और अगर इसका यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, नो डायमेंशन। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने जो है वो MCQs के लिए याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, अब हम दोबारा बढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ की तरफ। ये इसके दरमियान में एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी था। अब हम बढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन वैक्यूम कि वैक्यूम में हम कूलम्स लॉ को किस तरह से लिखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कूलम्स लॉ इन वैक्यूम हेडिंग लगा लें, कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। वैक्यूम में हम कूलम्स लॉ को किस तरह से लिखेंगे? अच्छा बेटा ज़रा रिकॉल करें कूलम्स लॉ। मैंने आप लोगों से कहा था दैट F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, सबको याद होगा। और हमने वहाँ पर इक्वेशन A का नाम दिया था इसको। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो K है, और हम बात अगर कर रहे हैं वैक्यूम की, तो ये K हमारे पास बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। किस चीज़ के बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो इस चीज़ को यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर लेके F इन वैक्यूम, ये हमारे पास क्या है? वैक्यूम में हमारे पास कूलम लॉ को हमने इस तरह से लिखना होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम हो तो वहाँ पर हम कूलम्स लॉ को किस तरह से लिखेंगे। इसको मैं ज़रा इरेज करने लगा हूँ। कूलम्स लॉ इन अ मटेरियल मीडियम, कूलम्स लॉ इन अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। शायद आज आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह ये है कि मैं रात को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी देर हो चुकी है, तो इसलिए मैं बड़े आराम से ये आप लोगों को जो है वो समझा रहा हूँ। तो बोर नहीं होना और आपने इसको समझना है, ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। अच्छा, कूलम्स लॉ इन अ मटेरियल मीडियम, वही इक्वेशन ए को पहले इस्तेमाल करते हैं। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। मटेरियल मीडियम में K की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो मैंने आप लोगों को बताया था दैट K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
तो के की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने लिखना है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया कि ये जो एप्सिलॉन है ये असल में बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एप्सिलॉन की जगह दैट एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो मैंने फाइंड किया तो ये किस चीज़ के लिए है, ये मीडियम के लिए। इससे पहले वाला जो इक्वेशन था वो था वैक्यूम के लिए, ये वाला किस चीज़ के लिए है, मीडियम के लिए है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों को कंपेयर करके एक बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालनी है जिसके ऊपर आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। और वो क्या है, तो ज़रा आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को देखें, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसको इनसर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ इसकी समझ आ जाए। ये जो मैंने इनसर्कल किया और यहाँ पर ये जो इक्वेशन आप लोगों को नज़र आ रहा है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, ज़रा देखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस साइड को मैं ज़रा इरेज करूँ तो आप लोगों को मैं बड़ा क्लियरली समझा दूंगा। ये जो मैंने इनसर्कल किया है तो ये असल में इफ वैक्यूम के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल इसके बराबर है। तो क्या मैं यू लिख सकता हूँ दैट इफ इन द मीडियम दैट इज इक्वल टू, इस सारी टर्म की जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा इफ वैक्यूम, और डिवाइड में क्या बच गया, डिवाइड में बच गया एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है और तरह का इक्वेशन बन गया। अब आप लोगों से एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान में वही सेम डिस्टेंस है, लेकिन वैक्यूम में उनके दरमियान जो फोर्स था लेट से वो हमारे पास 10 न्यूटन था। अब हमने क्या किया, उन्हीं चार्जेस को उन्हीं डिस्टेंस के साथ हमने किसी दूसरे मीडियम में लेके गए, या हमने उनके दरमियान में कोई दूसरा मीडियम रख दिया और वो जो मीडियम था लेट्स से उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 2 है, कितनी है, 2 है। तो अब जो फोर्स है वो हमारे पास कितना होगा। तो अगर आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि कूलम फोर्स को मालूम करने के लिए Q1 Q2 और आर स्क्वायर का होना तो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर तो ना Q1 गिवन है, ना Q2 गिवन है, ना आर स्क्वायर गिवन है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटा आप लोगों ने इस इक्वेशन को रिकॉल करना है। आपको फोर्स गिवन है वैक्यूम के लिए और आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, तो फिर किस चीज़ की कमी है, आप लोग डायरेक्टली इफ मीडियम को जो है वो फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हेडिंग लगा लें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो कूलम फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, तो ज़रा देखिए। लेट्स से ये मेरे पास Q1 है और ये हमारे पास क्या है, Q2 है। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों चार्जेस हमारे पास क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, इस डायरेक्शन में ये जाएंगे। और अगर ये हमारे पास अपोजिट चार्जेस हो तो फिर क्या होगा, इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमने मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, तो अगर आप लोग ज़रा देखें तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, जिसको हम बेसिकली कूलम फोर्स कहते हैं, तो वो हमेशा के लिए उस लाइन के अलोंग होगा जिस लाइन पर हम दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हैं। बात समझ में आई, मेरे ख्याल में नहीं आई। ज़रा देखें, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करना हो तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने फोर्स की बात करनी है तो अगर ये चार्जेस हमारे पास सेम हो तो ये इस तरफ पुश करेगा और ये इस तरफ पुश करेगा। अगर ये चार्जेस डिफरेंट है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई भी अगर दो चार्जेस हो तो उनके दरमियान में जो कूलम फोर्स होता है वो कहाँ पर होगा, वो अलोंग द लाइन विच जॉइंस द चार्जेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be always
along the line which joins both the charges, ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये हमेशा उस लाइन की अलोंग होगी जो दोनों चार्जेस को क्या करती है, ज्वाइन करती है। क्लियर? अच्छा, इसकी भी समझ आ गई। इसके बाद हमने जो है वो डिस्कस करना है म्यूचुअल फोर्स की कंसेप्ट को। म्यूचुअल फोर्स, इसको आप लोगों ने लाजमी समझना है, इसके ऊपर भी आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है बेटा, ज़रा देखिए। अगर ये मेरे पास Q1 है और ये मेरे पास Q2 है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ज़रा MCQs के बारे में समझाता हूँ कि इस पर आप लोगों से किस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से कहा जाएगा कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 माइक्रोकूलम है और दूसरे का मैग्नीट्यूड लेट्स से 10 माइक्रोकूलम है। तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि ये जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये 10 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि 10 माइक्रोकूलम वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। ज़रा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। यहाँ पर ये 5 माइक्रोकूलम है, लेट्स से ये हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है। तो आपसे कहा जाएगा ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इस तरह करते हो कि अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके डबल के बराबर है, तो इसका फोर्स भी डबल होना चाहिए। तो अगर इसका 10 न्यूटन है तो इसका लाजमी 20 न्यूटन होना चाहिए। अगर आपके माइंड में इस तरह की बात है तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही बात क्या है, तो ज़रा देखें। मैंने ऊपर हेडिंग क्या लगाया हुआ है, म्यूचुअल फोर्स का। बेटा ज़रा मुझे ये बताएं कि ये Q2 यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है, ये Q2 जो है यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो अब Q1 की फोर्स कितनी होगी, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसी तरह से अगर ये Q1 बिल्कुल यहाँ पर नहीं है तो Q2 कितना फोर्स लगाएगा, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो बेटा याद रखिए Q1 Q2 या कोई भी चार्ज कब फोर्स लगाएगा, जब कोई दूसरा चार्ज उसके करीब या किसी सर्टेन डिस्टेंस पर पड़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स ये लगा रहा है 10 न्यूटन का, ये इसकी अकेले का फोर्स नहीं है बल्कि ये इन दोनों का म्यूचुअल फोर्स है। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये इन दोनों का इश्तिराकी फोर्स है, दोनों का जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो लाजमी तौर पर ये भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसके साथ साथ आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है, ये जितना फोर्स लगाएगा वही सेम फोर्स ये भी लगाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से भी कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है म्यूचुअल फोर्स का, ठीक है। मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आपके माइंड में ये हो कि अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इसको 20 न्यूटन का लगाना चाहिए, तो ये कंसेप्ट सरासर गलत है। क्यों गलत है, ये जो फोर्स लगा रहा है तो ये इसका इंडिविजुअल फोर्स नहीं है बल्कि ये फोर्स तब लगाएगा जब ये Q2 भी यहाँ पर पड़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इन दोनों का म्यूचुअल फोर्स है। अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर है? तो इस चीज़ को हम कहते हैं बेटा म्यूचुअल फोर्स, ठीक है। आई होप इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। अच्छा, लास्ट जो चीज़ आज के लेक्चर का है वो है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो बेटा याद रखिए इसकी हमारे पास दो लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो ये है कि इसको हम अप्लाई करते हैं किस चीज़ के ऊपर, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। कौन से चार्ज, पॉइंट चार्जेस। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये वैलिड होगा कहाँ पर, जब चार्जेस हमारे पास क्या हो, स्टैटिक हो, तब हम कूलम्स लॉ को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा मेरे ख्याल में आप लोगों को कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जितने पॉइंट्स है, सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे।
अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।